हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी की जो समान अध्ययन की मेरी क्लास चल रही है। तो उसी का ये दूसरी क्लास है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड को देखेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके, है ना। तो आइए लेट नहीं करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, जिस प्रकार से ग्रुप डी में समान अध्ययन से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, ठीक उसी पैटर्न पर हमने ये सेट तैयार किया है ना। और हमारे एक एक सेट में 20-20 करके प्रश्नों को मैंने सम्मिलित किया है। ठीक है, हमारी साइंस की भी क्लास चल रही है। ठीक है, अगर जिनको साइंस की क्लास करनी है, प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, वहां पे लिखा होगा आरआरबी साइंस, आरआरबी ग्रुप डी साइंस, वहां पे आपको सारी साइंस की क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो सवाल है क्या है कि केंद्र द्वारा संचालित प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ की गई थी। देखिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी केंद्र के द्वारा, ठीक है, एक योजना संचालित की जाती है। नाम क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर योजना। ठीक है, क्या नाम है? प्रोजेक्ट टाइगर योजना। तो देखिए, उसको कब प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। ठीक है, सबको कमेंट करना है। ठीक है, और सब अपना अपना एक कॉपी लेके बैठिए, वहां 1 से लेकर 20 तक लिखिए पहले कॉपी में। और जैसे यहाँ पे प्रश्न आएंगे, ठीक है, आपको टिक करना अपने कॉपी में, और लास्ट में आपको बताना है कि आपका 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ। अगर किन्हीं का, ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर किन्हीं का 10 प्लस सही हो रहा है जीएस में तो अच्छी बात है। अगर किसी का 15 प्लस सही हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी वो एक्सीलेंट कैटेगरी में आएंगे। और जिनका 10 से कम सही हो रहा है, थोड़ा सा उनके लिए चिंताजनक बात है, लेकिन आप घबराइए नहीं। आप मेरे साथ डे 1 से लेकर एंड तक यानी एग्जाम तक जुड़े रहिए। हमारी जो ये क्लास है ना, वो अल्टरनेट वे में चल रही है। और एक दिन साइंस की क्लास चलती है, एक दिन समान अध्ययन की क्लास चलती है। समझे ना? तो इसलिए आप हमारे साथ एकदम लगातार जुड़े रहिए। आपका जीएस भी स्ट्रांग हो जाएगा, और समान जो विज्ञान है ना, जीके, समान विज्ञान, वो भी आपका, मतलब दोनों जीके प्लस जीएस दोनों आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए, क्या है कि केंद्र द्वारा जो संचालित प्रोजेक्ट टाइगर योजना है, उसको कब प्रारंभ किया गया। पहला ऑप्शन है 1973 ईस्वी में, दूसरा है 1981 ईस्वी में, तीसरा है 1966 ईस्वी में, और चौथा 1950 ईस्वी में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट करने में आप लोग कंजूसी नहीं कीजिएगा। ए बी सी डी चार, अरे एक बटन तो ही दबाना है। या तो ये होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा, या फिर डी होगा। चलिए फटाफट हर कोई कमेंट कीजिए। समझे ना? देखिए, अभी एग्जाम में कम से कम 6 महीने का समय है। अगर आप अभी से सीरियस हो जाते हैं ना, तो ग्रुप डी में जो 32,438 पोस्ट पे जो वैकेंसी निकली है, उसमें एक सीट आपका कंफर्म है। आपको सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, आपको 45 नंबर के लिए सोचना नहीं है। जो साइंस से जो 25 सवाल पूछे जाएंगे और समान अध्ययन से 20 सवाल, आप ये 45 सवाल की तैयारी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? वर्ष 1973 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्ष 1973। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, ये वर्ष 1973 में स्टार्ट किया गया था। आइए इसके बारे में पूरे डिटेल से जानते हैं। ठीक है, मेरा पढ़ाने का यही तरीका रहेगा, कोई भी चीज को देखेंगे पूरे डिटेल से देखेंगे। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना है ना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 से की गई थी। कब से की गई थी? 1 अप्रैल 1973 ईस्वी से की गई थी। समझे? देखिए, हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं कुछ चीज बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। और जिनको लिखने में मतलब थोड़ा-सा दिक्कत लग रहा है, वे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ग्रुप को जॉइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पूरा सॉल्यूशन का पीडीएफ मिल जाएगा। समझे ना? देखिए, इसकी जो स्थापना की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर की, कब की गई थी? 1 अप्रैल 1973 को की गई थी। ठीक है? नाम से क्या प्रतीत हो रहा है? प्रोजेक्ट टाइगर मतलब क्या हो गया? यानी बाघ को संरक्षण देने हेतु इस योजना की स्टार्ट करी गई थी। समझे? देखिए, इसका जो शुरुआत किया गया ना, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, जो आपको दिख रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ स इसकी जो शुरुआत की गई, ठीक है? वो कहाँ पे की गई? देखिए, कोई तो एगो मतलब राष्ट्र उद्यान, नेशनल पार्क तो होना चाहिए ना, जहाँ से इसकी स्टार्ट की जाएगी। तो जिम कॉर्बेट का नाम तो आप लोग सुने होंगे। किसका नाम? जिम कॉर्बेट राष्ट्र उद्यान का। ठीक है? जिम कॉर्बेट राष्ट्र उद्यान कहाँ पे है ये? ये उत्तराखंड में है, यहीं से इसकी शुरुआत की गई थी। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था ना, वो किस अधिनियम के तहत स्टार्ट किया गया था भाई? तो देखिए, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, एक अधिनियम है, वन्य जीव नाम है उसका, वन्य जीव
संरक्षण अधिनियम, समझे? बहुत इम्पोर्टेंट है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये जो अधिनियम है ना, ये 1972 ईस्वी में आया था। ठीक है? ये अधिनियम कब आया? 1972 ईस्वी में आया। इसी के तर्ज पर जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना है, इसकी शुरुआत की गई। समझे? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, ठीक है? जब आप जीके पढ़िएगा, ठीक है? जब समान अध्ययन पढ़िएगा, तो ये ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ पे सवाल है वही आ जाए, लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये डिस्कस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है? डिस्कस से ही सवाल आते हैं, क्योंकि एक प्रश्नों में कम से कम 10 सवाल छिपे रहते हैं। समझे ना? इसलिए ध्यान से देखिए। देखिए, अगला देखते हैं हम यहाँ पे कि इसका जो प्रशासन करता है, ठीक है? यानी इसकी जो देख-रेख करती है, यानी किसके देख-रेख में ये चीज़ें की गई थी, तो क्या हो जाएगा ये एनटीसीए है, ठीक है? ये जो एनटीसीए है ना, ठीक है? यानी ये जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना है, इसका जो प्रशासन करता है, इसको जो प्रशासित करता है, वो एनटीसीए करता है। एनटीसीए मतलब क्या हो गया? एन से हो गया नेशनल, टी से हो गया टाइगर, ठीक है? और सी से हो गया कंजर्वेशन, ए से क्या हो गया आपका? अथॉरिटी हो गया। और हिंदी से अगर बात करेंगे तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण हो गया, समझे? ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना है ना, इसका जो फर्स्ट निदेशक हो जाएँगे, ठीक है? इसके पहले निदेशक कौन थे? इसका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं इसके नाम। इसका नाम हो जाएगा आपके कैलाश सांखला जी। क्या हो जाएँगे? कैलाश सांखला जी, समझे? देखिए, जो ज़रूरी है ना, ठीक है? मैं इसे लिख दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें बोल दे रहा हूँ, आपको सबको लिखना है। जो हम यहाँ लिख रहे हैं उसको भी और जो बोल रहे हैं उसको भी नोट डाउन करना है, समझे? देखिए, आइए कुछ और भी बातें हम लोग जानते हैं। क्या बातें जानेंगे हम लोग? देखिए, जो बाघ जनगणना हुई थी ना 2018 में, ठीक है? बाघ जनगणना जो हुई थी 2018 में, है ना? हम लोग उसके अनुसार बात करेंगे उस रिपोर्ट की। देखिए, बाघ जनगणना जो 2018 में हुई ना, तो उसके अनुसार भारत में जो टोटल बाघ है ना, भारत में जो कुल बाघ हैं, कुल बाघ कितने हैं? 2967 बाघ हैं। कितना बाघ है? 2967 बाघ हैं, ठीक है? 2018 के अनुसार हम बता रहे हैं, है ना? अभी तो इसकी संख्या बढ़ी होगी। अब 2029 बाघ जो है ना, ये पूरे दुनिया का 75% है, समझे? और 75% कहाँ पे है? अकेले भारत में है। ठीक है? नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितना बाघ है उसका 75% बाघ कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे भारत में पाए जाते हैं, समझे ना? चलिए, ये 2967 आपको दिख रहा है ना? तो 2967 में जो टॉप 3 जो राज्य हैं, जहाँ पे बाघ सबसे ज़्यादा हैं, उ उसको देखते हैं। फर्स्ट हो गया आपका एमपी। देखिए, एमपी में 526 बाघ हैं। कितने बाघ हैं? 526। सेकंड में अगर देखेंगे हम लोग तो कर्नाटका हो जाएगा। कर्नाटक में हो गया आपका 524 बाघ। समझे? तो 2 बाघ ही ज़्यादा हैं एमपी में, कर्नाटक से। है ना? अगर छोड़िए क्या बोले। और यहाँ पे है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में कितने बाघ हैं भाई? उत्तराखंड में 442 बाघ हैं। उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 442 बाघ हैं, समझे? तो इतनी सारी जो फैक्ट थी, ठीक है? वो यहाँ पे हम लोग देखे, है ना? तो आप लोग उम्मीद है कि हर कोई नोट डाउन कर रहे होंगे और नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए हर चीज़ को लिख पाना थोड़ा इम्पॉसिबल है, समझे ना? कि क्लास फिर बहुत लंबी चली जाएगी। आप ही लोग बोर होने लगिएगा, है ना? अगर जो लिखने में असमर्थ हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आइए हमारे साथ जुड़िए टेलीग्राम में, आपको क्लास की पूरी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। समझे? चलिए आइए, आगे बात करते हैं। अगला है, देखिए क्या है ना, सेकंड नंबर कि भारत में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? देखिए, भारत में ये जो रेशम है ना, रेशम, तो कौन किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है भारत में? देखिए, ऑप्शन क्या है? मुलबेरी है, मुलबेरी और एरी है। यहाँ पे 3 गो रेशम है, मुलबेरी, एरी और तसर है। और यहाँ पे डी नंबर 4 गो ऑप्शन है। क्या है? मुलबेरी है, एरी है, तसम है और तसर है और मूंगा है। समझे ना? तो जो 4 ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ठीक है? ठीक है? ये जो 4 ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, मुलबेरी, एरी, तसर और मूंगा, समझे? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एबीसीडी फटाफट से कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक है? अरे कमेंट करने में कंजूसी नहीं कीजिए, समझे? जितना ज़्यादा कमेंट कीजिएगा ना, उतना ज़्यादा चीज़ें याद रहेगी। इसलिए हर कोई कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, मुलबेरी, एरी, तसर, रेशम, तसर एवं मूंगा, समझे? है ना? अब देखिए, आइए हम लोग जानते हैं कि भारत में रेशम का क्या स्थिति है, ठीक है? देखिए, अगर इंडिया की बात करेंगे ना,
तो भारत में जो रेशम है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। भारत में कितने प्रकार के रेशम पाए जाते हैं? 4 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। इन 4 प्रकार के जो रेशम हैं, उनमें से आइए नाम जानते हैं एक-एक का। पहला हो गया आपका मुलबेरी। पहला कौन-सा रेशम हो गया? मुलबेरी, ठीक है। पहला हो गया मुलबेरी, लो हो गया यहाँ पे मुलबेरी। देखिए मुलबेरी को ही हम शहतूत बोलते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, सब नोट डाउन करते रहिएगा। दूसरा हो गया आपका तसर रेशम, समझे। दूसरा क्या हो गया? तसर रेशम हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया आपका एरी हो गया, ठीक है। क्या हो गया? एरी। और चौथा हो गया आपका मूंगा, समझे। क्या हो गया? मूंगा रेशम हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो शहतूत है ना, मुलबेरी या शहतूत जो है, इसका सर्वाधिक जो उत्पादन होता है आपका कहाँ पे होगा? इसका सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटका में होता है। जबकि जो तसर रेशम दिख रहा है आपको, इसका सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो आपका कहाँ पे होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये झारखंड में होता है, समझे। बाकी एरी और मूंगा अलग अलग, भारत के अलग अलग राज्यों में इसका उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं तसर रेशम के बारे में, सॉरी रेशम के बारे में। देखिए रेशम जो है ना, रेशम अगर देशों में देखा जाए तो रेशम का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश हो जाएगा, देश की दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट नंबर में आ जाएगा चीन और सेकंड नंबर में आ जाएगा आपका इंडिया, ठीक है। यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो भारत का जो स्थान है रेशम उत्पादन में, कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, समझे। आइए इसके बारे में कुछ और बातें हैं उसको भी हम लोग जानेंगे। क्या बातें हैं कि देखिए रेशम उत्पादन के लिए ना भारत सरकार ने एक बोर्ड का गठन किया है जिसका नाम क्या है? केंद्रीय रेशम बोर्ड। क्या है? केंद्रीय रेशम बोर्ड, समझे ना। ये भारत सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है CSB, ठीक है। सी से हो गया आपका सेंट्रल, एस से हो गया सिल्क माने रेशम, बी से हो गया बोर्ड, समझे। चलिए इतनी सारी बातें थी यहाँ पे रेशम के बारे में, हम लोगों ने जिसे बहुत ही आसानी से समझा, ठीक है। अगर किन्हीं को कोई समस्या हो ना समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, तो आपके भी कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। यहाँ तक क्लियर है ना? अब आगे बढ़े हैं, आइए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है? ठीक है, तीसरा नंबर क्या है? देखिए तीसरा नंबर क्या है ना, हम्म, कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ये जो कथन है ना उसका अध्ययन करना है आपको। क्या है भाई? पहला है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 39 ए में गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। क्या कह रहा है? भारत संविधान का जो आर्टिकल 39 ए है उसमें गरीब तथा जो समाज के कमजोर वर्ग है उसके लिए निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। समझे, यहाँ कानूनी व्यवस्था की बात की गई है, वो भी कैसी है? फ्री। समझे, जो गरीब हैं, जो समाज के कमजोर वर्ग के लिए है, यही कहा जा रहा है इस लाइन में। आइए अगला देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) में राज्य को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करे। देखिए भारत संविधान के जो अनुच्छेद 14 है, ठीक है, उसमें और 22(1) में राज्य को यह जिम्मेदारी दी गई है, राज्य को। देखिए राज्य मतलब होता है देश। संविधान के अनुसार संविधान में देश नहीं लिखा रहेगा, संविधान में राज्य ही लिखा रहता है। राज्य मैंने क्या हो गया? देश हो गया, समझे। तो देखिए ये जिम्मेदारी दी गई है कि वह सबके लिए क्या करे? समान अवसर सुनिश्चित करे, समझे। तो आइए देखते हैं दोनों में से कौन सा सत्य है। उपरोक्त में से कौन से सत्य कथन है भाई दोनों में से? समझे, यानी यहाँ आर्टिकल किसके किसके बारे में बात की जा रही थी? आर्टिकल 39 ए के बारे में बात की जा रही थी, आर्टिकल 14 के बारे में बात की जा रही थी, और यहाँ पे आर्टिकल 21 का क्लॉज ए के बारे में बात की जा रही थी, समझे। तो देखिए दोनों में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, मतलब दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चलिए फटाफट बताइए आप लोग कमेंट करके। ABCD। अरे बच्चों क्या होगा? बड़ी कंजूसी करते हो आप लोग कमेंट करने में। जो आता है कीजिए ABCD, कुछ एवं चार में से कोई एक ना एक तो होगा ही। देखिए इसका जो सही आंसर है ना, हो जाएगा आपका एक एवं दो, ठीक है। यानी 1 और 2 दोनों हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आइए यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे? ये जो आर्टिकल है ना उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए भारत संविधान का जो अनुच्छेद, जो आर्टिकल मतलब होता है अनुच्छेद, ठीक है। 39 क्या कहता है? 39 कहता है कि समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी राज्य जो है ना वो
मतलब वहाँ पे देखिए आर्टिकल 39 में क्या प्रावधान किया गया है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है 39 में। जबकि अगर आर्टिकल 14 हम देखेंगे, अगर आपके पास पॉलिटी का जो संविधान का एक मैप आता है, अगर वो आपके पास है, संविधान का एक चार्ट आता है, अगर वो आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। आप उसमें देखिएगा आर्टिकल 14 में क्या लिखी गई है, वहाँ पे लिखा गया होगा कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। समझे? क्या लिखी गई होगी कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ठीक है? और विधियों का समान संरक्षण, समझे? उसके बाद एक और पॉइंट लिखा होगा विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, समझे ना? चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 में क्या लिखा गया होगा। ठीक है, इसमें क्या है ना, आर्टिकल 22 का क्लॉज ए में कि अगर कोई भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है पुलिस के द्वारा, ठीक है? तो उस व्यक्ति को ना अपनी गिरफ्तारी का आधार ठीक है? जानने का पूरा अधिकार होगा। यानी उस पुलिस को, ठीक है? उसे मतलब किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, उसे तुरंत सूचना देनी पड़ेगी कि ठीक है, आपको हम चोरी के केस में गिरफ्तार कर रहे हैं, आपको डकैती के केस में गिरफ्तार कर रहे हैं, आपको पेपर लीक करवाने के केस में गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है? जिस प्रकार से अभी बहुत सारे राज्यों में आप लोग देखिएगा कि पेपर लीक की जो घटनाएँ हैं, ये आम बात हो गई है भाई, ठीक है? आजकल तो सरकार भी एक्शन लेना छोड़ दी है कि पेपर लीक हुआ, ये होते रहता है, चलो भाई रिज़ल्ट प्रकाशित करो, ठीक है? तो मैं किसी एक स्टेट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टेट में ये घटना लगातार आए दिन घटित होते रहती है, समझे? तो इसके खिलाफ हालाँकि एक बहुत बड़ा कानून होना चाहिए ताकि पेपर लीक को रोका जाए, है ना? जिससे कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, है ना? चलिए आइए, तो इसमें यही आर्टिकल 22(1) में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई गिरफ्तार करता है ना, तो पुलिस को उसके गिरफ्तारी का आधार बताना पड़ेगा, ठीक है? साथ ही जो गिरफ्तार व्यक्ति है, उसको अपना पसंद का जो वकील है, उससे सलाह लेने का भी पूरा अधिकार है, समझे ना? चलिए, इतनी सारी चीज़ें हो गई आपके यहाँ पे, हम लोगों ने 3 आर्टिकल के बारे में देखा, ठीक है? आपके पास अगर क्या बोलते हैं कि पॉलिटी का अगर कोई बुक है वहाँ से आप तीनों आर्टिकल के बारे में लिख लीजिएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम में हमसे जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको पूरी क्लास का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है? चलिए आइए, आगे बढ़े हम लोग। अरे बच्चा बताओ आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है ना? देखिए है ना? क्या है देखिए, अगला सवाल है भाई, अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। 4th नंबर, ठीक है? निम्नलिखित में कौन-सा देश का पहला संपूर्ण कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट यानी सीएफएल वाला जिला बन गया है? देखिए क्या कह रहा है कि देश का पहला, है ना? देश का पहला संपूर्ण कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट यानी सीएफएल वाला जिला बन गया है। ठीक है? सीएफएल जानते हैं आप लोग, ठीक है? अभी तो एलईडी लाइट आ गया। एलईडी से पहले वो सीएफएल लाइट आता था, ठीक है? लंबा-लंबा रहता था, 3 गो ऐसे-ऐसे करके देखिएगा, ऐसे करके रहता था ना, यहाँ पे एगो, फिर यहाँ पे एगो, फिर यहाँ पे एगो, 3 डायमेंशन में रहता था, समझे ना? इस टाइप का बॉल पहले आता था ना, सीएफएल जिसको कहते थे, ठीक है? तो वही है कि संपूर्ण सीएफएल वाला जिला पूरा देश का कौन-सा बन गया है भाई? आइए 4 ऑप्शन है यहाँ पे, पहला है कोझिकोड, यानी कोझिकोड कहाँ पे? केरला में है, समझे? दूसरा है सिरसा, सिरसा कहाँ पे? हरियाणा में है। तीसरा है पणजी, पणजी कहाँ? गोवा में है। और चौथा है सीधी, सीधी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। सारे के सारे जिले हैं। तो देश का पहला जो संपूर्ण कॉम्पैक्ट यानी सीएफएल वाला जिला जो है, क्या हो जाएगा? अब बताइए आप लोग, एबीसीडी क्या होगा? अरे फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका? सिरसा हो जाएगा। ये सिरसा जो है हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा राज्य का एक जिला है सिरसा, ठीक है? आइए हम लोग जानते हैं सीएफएल के बारे में। देखिए, ये जो सीएफएल है ना, ध्यान से देखिएगा, ये जो सीएफएल दिख रहा है आपको, ये सीएफएल, ठीक है? सीएफएल को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट, ठीक है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट कहते हैं। फ्लोरेसेंट, ठीक है? इसको लैंप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप कहा जाता है, समझे? इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा भी इनको बहुत सारे और भी नाम दिए जाते हैं, जैसे कि इनको कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट, आप लाइट, बहुत सारे लोग लाइट कहते हैं, नहीं इसका नाम है, लोग क्या कहेंगे? इसका नाम है। उसके अलावा भी इसकी एक और नाम है, जैसे कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गया आपका, ठीक है? देखिए, एग्ज़ाम में
कुछ भी पूछ दिया जा सकता है, इसलिए आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, समझे? देखिए, इस तीनों के अलावा इसका एक और नाम है, क्या नाम है? इसको ऊर्जा बचत लाइट भी कहते हैं, ऊर्जा बचत लाइट, समझे? बहुत सारे लोग ना 10 रुपया में जो बॉल मिलता था ना रेड वाला, समझे? जो रेड जलता था, उसको देखे होंगे, 100 वाट का जो बॉल आता था, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब विद्युत का जो बिल होता है ना, वो आता था उससे, जो मीटर है, मीटर रीडिंग वो बहुत ज़्यादा उससे आ जाता था, समझे ना? जिसके कारण से अभी जो एलईडी बल्ब आया है, बहुत ही सस्ता है ये, है ना? चलिए, आइए, तो इतनी सारी चीज़ें सीएफएल के बारे में है, ठीक है? जिसको कि हम लोगों ने देखा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है 5 नंबर, है ना? बहुत मज़ा आएगा इसमें और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, उम्मीद है कि आपके भी एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है? देखिए, क्लास आप लोग थोड़ा-सा कमेंट करके बताइएगा कि मैं जितना डिस्क्राइब कर रहा हूँ एक-एक प्रश्नों को, ठीक है? क्या ये सही है? क्या हमें और ज़्यादा डिस्क्राइब करना चाहिए या फिर डिस्क्राइब कम करना चाहिए? थोड़ा आप लोग अपना-अपना राय दीजिए, ठीक है? आप लोग जनता जनार्दन हैं, तो आपकी राय हमारे लिए सर्वोपरि है ना? देखिए, 5 नंबर क्या है कि क्रिप्स योजना के संबंध में किसने कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक पर बाद की तिथि का दिया हुआ चेक है। भाई जब क्रिप्स मिशन जब भारत आया था, ठीक है? तो उसके संबंध में कोई एक महापुरुष से उसने कहा था उसके बारे में कि एक दिवालिया बैंक पर बाद की तिथि का दिया हुआ चेक है, समझे? क्रिप्स मिशन के बारे में ये बातें कही गई थी। किसने कहा था? देखिए यहाँ पे पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है सरदार पटेल जी। किसने कहा था ऐसी बातें? ठीक है? बताइए आप लोग ए, बी, सी, डी बहुत लोगों को ये मालूम होगा इसका सही आंसर, तो कमेंट कर दीजिए मालूम होगा तो, जिसको नहीं भी है वो भी अरे तुक्का मारिए सही हो जाएगा, बहुत ईज़ी है, ठीक है? तो देखिए ये जो बातें कही थी ना, ये महात्मा गांधी जी ने कही थी, ठीक है? आइए थोड़ी-सी बातें हम लोग जानते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। देखिए, ये जो क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ी-सी बात जानने से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो लाइन है ना, एक दिवालिया बैंक पर बाद की तिथि का दिया हुआ चेक है। भाई देखिए इतना लंबा-चौड़ा लाइन महात्मा गांधी जी ने नहीं कहा था। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था जानते हैं? महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक बताया था। पोस्ट डेटेड चेक कहा था, समझे? क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। है ना? कि उस मिशन को, लेकिन बाद के कोई एक विद्वान आए, उसने क्या किया इसमें दिवालिया शब्द को जोड़ दिया। ठीक है? कोई विद्वान आए लास्ट बाद में, उसने इस शब्द में क्या किया? दिवालिया शब्द को ऐड कर दिया। तो हो गया दिवालिया बैंक पर बाद की तिथि का दिया हुआ चेक है। समझे ना? तो इतनी सारी बातें थी। आइए क्रिप्स मिशन के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल इनसे पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्रिप्स मिशन के बारे में। समझे ना? देखिए क्रिप्स मिशन जो है ना, क्रिप्स मिशन, है ना? देखिए, ये जो क्रिप्स मिशन है, ये भाई भारत ये आया कब? है ना? ये भारत आया कब? यानी भारत आगमन इसका कब होता है? 1942 ईस्वी में भारत का आगमन होता है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय, यानी 1940 से लेके 45 तक। क्या चल रहा था? सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इसमें इंग्लैंड भी, ठीक है, इस युद्ध में शामिल थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो इंग्लैंड के जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे ना, पीएम, तत्कालीन पीएम कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल, समझे? तो विंस्टन चर्चिल जो थे, इसने भारत से सहयोग लेने के लिए युद्ध में, समझे ना? भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए कि इस मिशन को भेजा था, है ना? तो देखिए, ये जो मिशन आया था ना, देखिए, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। आपको ज़्यादा नहीं जानने हैं, आपको उतने जानने हैं जितना से आपका काम बन जाए, आपके एग्ज़ाम में सवाल ना छूटे। बाकी ब अगर पूरा डिटेल जानना है, तो आइएगा कभी हिस्ट्री के क्लास में आपको पूरे क्रिप्स मिशन के बारे में डिटेल बताऊँगा, है ना? ठीक है, देखिए क्रिप्स मिशन जो थे ना, उसमें टोटल 3 सदस्य थे। कितने मेंबर थे? 3। इसमें टोटल 3 मेंबर थे। पहला का नाम क्या था? पहला का नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स। क्या नाम था? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। समझे? ये जो क्रिप्स था ना, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, यही इसने क्या किया यहाँ पे, इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे, समझे? इसके अलावा इसमें और भी थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। क्या नाम था उसका? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है? लॉरेंस। और एक है आपका, क्या थे? एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है? एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है? 3 लोग इसमें शामिल थे, ठीक है?
चलिए इतनी सारी बातें हो गई। अब इसके बारे में एक लाइन और है जो सवाल पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम में, ठीक है? इस टॉपिक के बारे में, तो आइए देखते हैं। देखिए ये जो क्रिप्स मिशन भारत आया था ना, ये जो क्रिप्स मिशन है यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये जो भारत आया, समझे? तो भारत में इनके अपनी जो डिमांड को लेके भारत आया था, ठीक है? कि आप समर्थन दीजिए, हम आपको कुछ और देंगे, तो संविधान देने की बात कही गई थी, समझे ना? तो यहाँ पे देखिएगा क्या होता है कि इसमें जो वार्ता हुई वो उस समय जो मुख्य राजनीतिक दल था भारत में कांग्रेस थे, तो कांग्रेस के साथ ही ना ये वार्ता करेंगे। तो जो वार्ता हुई थी ना, तो इस वार्ता में कांग्रेस के कौन-कौन से नेता शामिल थे, ठीक है? आधिकारिक तौर पर जो कांग्रेस ने जिसको की आधिकारिक तौर पर भेजा वार्ता में, तो 2 नेता कौन-कौन थे? एक हमारे जो प्रधानमंत्री भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू जी, वे थे और दूसरा थे आपका मौलाना आज़ाद जी, समझे? मौलाना आज़ाद इसलिए थे क्योंकि जब 1940 में रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उस समय से लेकर लगभग 1945 तक समझे, मौलाना आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसलिए मौलाना आज़ाद का जाना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि यही तो कांग्रेस के सर्वसर्वा थे उस समय, यानी अध्यक्ष थे, बाकी जवाहरलाल नेहरू साथ में गए थे। समझे? 2 लोग गए हुए थे। है ना? चलिए, इतनी सारी बातें हो गई ना, अब हम लोग आगे बढ़ें? किन्हीं को कोई दिक्कत हो, कहीं कन्फ्यूजन हो, तो बेझिझक आप लोग कमेंट कीजिए, समझे? और फटाफट हमसे जुड़िए, वीडियो को शेयर करते रहिएगा आप लोग, ताकि सभी बच्चों तक हमारा ये क्लास पहुँच जाए और सभी को अपनी तैयारी करने का मौका मिल सके। देखिए 6 नंबर, क्या है ना कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत संविधान लागू हुआ, तो भारत को एक है ना, क्या घोषित किया गया भाई? यानी ये सबको जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तो उसमें भारत को ये क्या घोषित किया गया? देखते हैं 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला ऑप्शन क्या है? पहला क्या है कि लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया भारत को। दूसरा है कि प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया भारत को। तीसरा है कि प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया भारत को। और चौथा है कि प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया भारत को। तो आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जब हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, तो भारत को प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, समझे? ठीक है? आइए हम लोग संविधान के बारे में कुछ थोड़ी-सी बातें जानते हैं, ठीक है? जो हर भारतीय को जानना ज़रूरी होता है और ख़ास करके आप सभी ग्रुप डी के अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से हर एक जितनी बार ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए, हर बार यहाँ पे सवाल आते ही आते हैं, समझे? तो हमने हर एक शिफ्ट में तो नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ एक शिफ्ट में रहते हैं, क्या पता कि आप ही की शिफ्ट में ये सवाल पूछ दिया जाए, है ना? इसलिए बी प्रिपेयर्ड रहिए पहले से आप। देखिए, हम लोग बात करेंगे अभी किसके बारे में? भारतीय संविधान के बारे में, समझे? अरे कक्कर बारे में बात करेंगे हम लोग, भारतीय संविधान के बारे में। देखिए, मैं झारखंड से हूँ, है ना? मैं रांची से हूँ, ठीक है? तो इसीलिए थोड़ी-सी जो लैंग्वेज है आपको कभी-कभी देखिए जो जहाँ पे रहता है ना, वहाँ का जो लैंग्वेज है उसमें ढल जाता है, वहाँ की जो परिवेश है उसमें ढल जाते हैं, ठीक है? तो हमारी भी लैंग्वेज में आपको झारखंडियत की झलक देखने को मिलेगी, है ना? देखिए भारत संविधान की जब बात करेंगे तो इसको ना संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? ठीक है, अंगीकृत जिसको किया गया वो 26 नवंबर का दिन था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है? देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया, संविधान सभा के द्वारा, समझे? तो इसलिए 26 नवंबर का जो दिन है बड़ा इम्पोर्टेंट है और हम लोग इस दिन को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है? यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। समझे? जबकि ये लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, जैसा कि आपने प्रश्न में देखा भी यहाँ पे। आइए मूल संविधान के बारे में थोड़ी-सी हम लोग बातें करते हैं। किधर गया जी? हाँ। देखिए मूल संविधान के बारे में थोड़ी-सी हम लोग बातें करते हैं, ठीक है? किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? मूल संविधान के बारे में। देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? देखिए ये जो मूल संविधान है ना आपका, हाँ, देखिए दिख रहा है ना आपको? ये जो मूल संविधान है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो मूल संविधान में भाई कितने आर्टिकल हैं टोटल?
मूल संविधान मतलब क्या? जब संविधान बना था उस समय की बात कर रहे हैं। समझा? टोटल 395 अनुच्छेद थे। अगर हम लोग अनुसूची की बात करते हैं, अनुसूची की हम लोग बात करेंगे, तो उस समय 8 अनुसूची थे। अगर हम लोग भाग की बात करेंगे, तो भाग कितने थे? 22 भाग थे। और अगर हम लोग किसकी बात करेंगे, मतलब शब्द की, तो उसमें संविधान में कितने शब्द थे? तो 1,45,000 शब्द थे संविधान में। मूल संविधान की हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे मूल के जगह पे किसकी, वर्तमान संविधान की। इसी में हम कर देते हैं वर्तमान संविधान, ताकि आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। देखिए वर्तमान संविधान में ना, ये जो आर्टिकल है ना, ठीक है, जो मूल में 395 थे, तो बहुत सारे आर्टिकल को ऐड भी किया गया। तो अभी लगभग-लगभग 470 प्लस आर्टिकल है हमारे संविधान में। कितना है? 470 प्लस। ऐसा नहीं कि अनुच्छेद 470 हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़िएगा आप लोग। अनुच्छेद 395 तक ही है, लेकिन जिसे सब क्लॉज जोड़ दिया गया है ना, व वैसे करके 470 प्लस हो गया अभी। ठीक है? चलिए आइए बात करते हैं अनुसूची की। तो मूल में कितनी अनुसूची थी? 8। अभी अभी कितनी अनुसूची हैं भाई? 12 अनुसूचियाँ हो गई है। समझे? वहीं अगर भाग की बात करेंगे हम लोग, ठीक है? अगर भाग की बात करेंगे तो भाग कितने थे? पहले 22 थे, अभी कितने हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं, ठीक है? और शब्द की बात करेंगे तो अभी 1,50,000 के समथिंग यानी 1.5 लाख के आस-पास हमारे संविधान में शब्द हैं। इतनी सारी चीज़ें हो गई, किन्हीं को कहीं पे कोई मतलब क्या बोलते हैं, कन्फ्यूजन हो, तो आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, ठीक है? मैं आपके सभी जो कन्फ्यूज़ जो आप हो गए हैं, ठीक है? जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही है, तो हर एक चीज़ का, हर एक समस्या का मैं आपका समाधान करूँगा, है ना? तो ये 6 नंबर कंप्लीट हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। देखिए 7 नंबर की बात करेंगे हम लोग। 7वाँ नंबर क्या है देखिए यहाँ पे, कि निम्नलिखित में से कौन इंडिगो विद्रोह, देखिए इंडिगो विद्रोह माने होता है नील विद्रोह। क्या होता है? नील विद्रोह से संबंध नहीं है। भाई यहाँ 4 महापुरुष हैं, इन चारों महापुरुषों में से कौन नील विद्रोह से संबंधित नहीं है? ठीक है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं नील विद्रोह किस प्रकार का विद्रोह था, तो किसान विद्रोह था, ठीक है? मैं अभी बताऊँगा नील विद्रोह के बारे में। आइए पहले आंसर जानते हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला है हरिश्चंद्र मुखर्जी, दूसरा दिगंबर बिश्वास, तीसरा दीनबंधु मित्रा, चौथा केशव चंद्र सेन जी। तो इसमें से नील विद्रोह से संबंधित कौन नहीं है? तो देखिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, केशव चंद्र सेन जी। ठीक है? देखिए ये जो केशव चंद्र सेन है ना, ये ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। समझे? और बाकी जो तीनों है ना, ये तीनों इंडिगो विद्रोह से संबंधित हैं। ठीक है? आइए इंडिगो विद्रोह से जुड़ी हुई कुछ बातें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? देखिए इंडिगो विद्रोह को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नील विद्रोह कहते हैं। देखिए आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, मैं बार-बार कह रहा हूँ, ठीक है? देखिए, इसकी जो शुरुआत की गई थी ना, वो 1859 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। अब वेस्ट बंगाल में कहाँ पे? तो वेस्ट बंगाल, बहुत सारे बच्चे वेस्ट बंगाल से भी हमारे वीडियो देख रहे होंगे। तो बताइएगा कि वेस्ट बंगाल की जो नादिया ज़िले हैं ना, नादिया ज़िले में भी एक गाँव है, नाम है उसका चौगाचा गाँव। कौन सा गाँव है? चोगाचा गाँव। समझे? कौन से गाँव से इसकी शुरुआत की गई थी? चौगाचा गाँव से इसकी शुरुआत करी गई थी। है ना? देखिए, ये जो नील विद्रोह था ना, एक किस प्रकार का आंदोलन था? ये किसान आंदोलन था, है ना? और इसका जो मकसद क्या था, इसका उद्देश्य क्या था इस विद्रोह का? कि जो नील की जबरन खेती कराई जाती थी उस टाइम, तो उसके खिलाफ विरोध करना, ठीक है? और इसके जो प्रमुख नेता थे, तो इस विद्रोह से रिलेटेड जो प्रमुख नेता थे, कौन थे भाई? 2 लोग थे। पहला था आपका दिगंबर विश्वास, ठीक है? और दूसरा थे आपका विष्णु विश्वास। दूसरा कौन थे? जो प्रमुख नेता हम लोग बात कर रहे हैं, विष्णु विश्वास जी थे, समझे? अब देखिए कि इसी विद्रोह से रिलेटेड एक पुस्तक आई है, नील दर्पण। बहुत सारे एग्जाम में इस पुस्तक के बारे में पूछी जा चुकी है, नील दर्पण। ये नील दर्पण जो था ना, ये पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? तो इसके जो लिखा है इसको, उसको ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, दीनबंधु मित्रा हो जाएगा। ये दीनबंधु मित्रा जो है, इसने लिखा है नील दर्पण पुस्तक। समझे ना? ये जो दीनबंधु मित्रा देख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों आपको, इस इन्होंने ही लिखा है यहाँ पे। ठीक है? चलिए, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ें। देखिए, जिन्होंने ना अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। कम से कम 1 सब्सक्राइब तो बनता है मेरे लिए, है ना? देखिए 8वाँ नंबर क्या है ना, कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, कौन-सा एक युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है आपका?
ठीक है? 4 गो युग्म है जिसमें कौन-सा सुमेलित नहीं है? इस प्रकार के सवाल ग्रुप डी में आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है? सुमेलित करें इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो देखिए पहला है आयुर्वेद। आयुर्वेद यहाँ पे जादू, शिल्प वेद मूर्तिकला, गंधर्व वेद संगीत, धनुर्वेद संग्राम। देखिए ये जो शिल्प वेद है, शिल्प मतलब क्या हो रहा है कि शिल्पकारी का काम करेगा यानी मूर्तिकला का काम करेगा। गंधर्व वेद इसमें संगीत की मतलब का जो भी है प्रचलन है और धनुर्वेद मतलब क्या होता है संग्राम में, ठीक है? धनुर्विद्या का काम आता है। यहाँ पे आयुर्वेद है, तो भाई जादू में आयुर्वेद का कहाँ से काम आ गया बताइए तो? है ना? आयुर्वेद का कहाँ पे काम आता है? आयुर्वेद का चिकित्सा में काम आता है। इसलिए जो आयुर्वेद है ना, ये नंबर ये आपका सुमेलित नहीं है, समझे? सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, तो आइए आयुर्वेद के बारे में थोड़ी-सी बातें जानते हैं हम लोग। देखिए, ये जो आयुर्वेद आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है? ये जो आयुर्वेद है आपका, आयुर्वेद ये किससे संबंधित है? ये आपका चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है? और आयुर्वेद के अगर जनक की हम लोग बात करते हैं, तो किसको माना जाता है? आयुर्वेद के जो जनक हैं, वो भगवान धन्वंतरी को माना जाता है। किसको माना जाता है? धन्वंतरी को, भगवान धन्वंतरी को, ठीक है? और यहाँ पे एक सवाल पूछे जाते हैं कि आयुर्वेद के जो त्रिमुनि हैं, वो कौन-कौन से हैं? आयुर्वेद में त्रिमुनि कौन-कौन है भाई? त्रिमुनि का ज़िक्र आता है, त्रिमुनि जो है आपका पहला हो गया चरक, दूसरा हो गया आपका सुश्रुत, नाम सुने होंगे ना चरक का भी, सुश्रुत का भी और एक होता है वाग्भट का। वाग्भट ये 3 लोग जो हैं चरक, सुश्रुत और वाग्भट ये आयुर्वेद के त्रिमुनि माने जाते हैं। समझे ना? इतनी सारी बातें थी, आप लोगों ने देखा बहुत अच्छे से देखा, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ें? अरे बताइए फटाफट। देखिए अगला 9 नंबर है भाई। 9 नंबर है कि किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक निम्न में कौन-सा है? देखिए कोई समुदाय है, ठीक है? तो उसके स्वास्थ्य का जो सबसे संवेदनशील जो संकेतक है ना, वो कौन-सा है? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जन्म दर, शिशु मृत्यु दर या फिर मातृ मृत्यु दर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, बी, सी, डी। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर शिशु मृत्यु दर, समझे? चलिए आइए, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है? कि भारत में जो स्वास्थ्य के जो संकेतक हैं, कितने संकेतक हैं और क्या-क्या हैं? ठीक है? चलिए आइए देखते हैं। देखिए भारत में अगर स्वास्थ्य के संकेतक की बात करेंगे हम लोग, ठीक है? तो 5 संकेतक हैं। कितने संकेतक हैं मेरे प्यारे बच्चों? 5। 5 संकेतक हैं। क्या-क्या 5 संकेतक हैं? आइए देखते हैं पाँचों को हम लोग एक-एक करके। पहला हो गया आपका अशोधित मृत्यु। पहला क्या हो गया आपका अशोधित मृत्यु हो गया। देखिए नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है? पूछ देगा कि इनमें से कौन-सा जो स्वास्थ्य का संकेतक नहीं है, ठीक है? 3 ऑप्शन दे दिया, एक किसी और को डाल दिया 4 ऑप्शन में से। आपको पता रहेगा तब ना आप ये कीजिएगा, टिक कीजिएगा, समझे? दूसरा हो गया आपका जीवन प्रत्याशा। क्या हो गया? जीवन प्रत्याशा, समझे? तीसरा हो गया आपका शिशु मृत्यु दर। क्या हो गया? शिशु मृत्यु दर। और चौथा हो गया आपका मातृ मृत्यु दर। क्या हो गया? मातृ मृत्यु दर। और 5वां जो हो गया आपका वो अशोधित जन्म दर हो गया। क्या हो गया? अशोधित जन्म दर। ठीक है? तो देखिए 5 ये हो गया आपका। पहला क्या हो गया यहाँ पे? पहला हो गया अशोधित मृत्यु, दूसरा हो गया जीवन प्रत्याशा, तीसरा हो गया शिशु मृत्यु दर, चौथा हो गया मातृ मृत्यु दर, 5वां हो गया अशोधित जन्म दर। समझे? ये 5 संकेतक हैं। ठीक है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़े? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है ना, शारदा अधिनियम से रिलेटेड है, ठीक है? देखिए 10 नंबर कि 1930 के शारदा अधिनियम का जो उद्देश्य है, वो क्रमशः किस आयु से कम के लड़के तथा लड़कियों के विवाह के संपन्न होने को निरुत्साहित करना था। ठीक है? यानी 1930 ये यही कह रहा है कि जो शारदा अधिनियम था ना, वो विवाह से संबंधित है, प्रश्न को देखने से यही लग रहा है। ठीक है? तो उसमें क्या था ना कि आप लोग जानते होंगे कि प्राचीन समय में जो शादी विवाह होते थे, ठीक है? आप थोड़ा पता कीजिएगा अपने घर में कि आपके जो दादाजी थे, आपके परदादा जी थे, उनकी शादी बहुत जल्द ही हो गई होगी, हो गए होंगे, समझे ना? तो पहले ना शादी बहुत कम एज में ही हो जाया जाता था। ठीक है? तो इसलिए एक न अधिनियम लाया गया जिसका नाम था सारदा अधिनियम। इसमें शादी का एक ऐज जो होता है उस पे बैन लगाया गया कि आप इससे कम के लड़के-लड़कियों का शादी नहीं कर सकते हो, समझे? तो देखते हैं किस वर्ष से कम उम्र के जो लड़के-लड़कियों के वो मतलब शादी पर बैन लगाया गया।
देखिए पहला है 21 वर्ष तथा 18 वर्ष, यानी फर्स्ट का वाला हो गया लड़का का, सेकंड वाला हो गया लड़की की, समझे? सेकंड हो गया आपका 18 वर्ष और 16 वर्ष, 18 वर्ष, 14 वर्ष और 16 वर्ष, 14 वर्ष। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो जो शारदा अधिनियम लाया गया था, उसमें 18 वर्ष से कम के जो लड़के थे, उसके शादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 14 वर्ष से कम की लड़कियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। समझे? यानी सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है? आइए हम लोग कुछ बात इसके बारे में और भी जानते हैं डिटेल से, ठीक है? शारदा अधिनियम के बारे में। देखिए, ये जो शारदा अधिनियम है ना मेरे प्यारे बच्चों, शारदा अधिनियम, कौन-सा अधिनियम है? शारदा अधिनियम, ठीक है? देखिए शारदा अधिनियम को जो पारित किया गया था, वो 28 सितंबर, ठीक है, 1929 ईस्वी को पारित किया गया था। कब? 1929 ईस्वी को, ठीक है? और इसमें जो है ना ये जो नाम रखा गया शारदा, शारदा क्यों नाम रखा गया? क्योंकि एक समाज सुधारक थे, उसका नाम था हरबिलास शारदा। क्या नाम था? हरबिलास शारदा, हरबिलास शारदा। इन्हीं के नाम पे शारदा अधिनियम इनका नाम रखा गया। समझे? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है आपको? अब देखिए इसमें गैर कानूनी घोषित किया गया, 18 साल से कम एज के लड़के की शादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 14 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। और बाद में इसमें संशोधन किया गया और दोनों की जो शादी की एज जो होती है वो फिक्स की गई है, फिक्स एज। इसमें देखिएगा जो फिक्स एज किया गया, ठीक है? बॉयज़ के लिए यानी बी लिख रहे हैं और गर्ल लड़कियों के लिए जी लिख रहे हैं। यानी बॉयज़ के लिए 21 साल एज निर्धारित किया गया और लड़कियों के लिए 18 साल की आयु निर्धारित की गई। समझे ना? और यही प्रथा अभी भी समाज में विद्यमान है, ठीक है? कि आप 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं कर सकते और 18 साल से कम उम्र की जो लड़की होती है वो नाबालिग समझी जाती है, ठीक है? आप उसकी भी शादी नहीं कर सकते। हो गया ना इतनी सारी चीज़ें, ठीक है? तो इतनी सारी चीज़ें थी शारदा अधिनियम को लेकर। आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है भाई देखते हैं। देखिए अगला जो सवाल है ना आपका क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या है देखते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगला है कि निम्नलिखित अवयवों का अध्ययन करना है। ठीक है, जो अवयव दिया गया है उसका अध्ययन करना। पहला है चाल, दूसरा है चावल, दूसरा है गेहूँ, तीसरा है दालें। ठीक है? तो ये जो चावल, गेहूँ, दालें, ठीक है? तो ये हमारे दैनिक आवश्यकता की चीज़ है, जो हमारे भोजन में शामिल होते ही होते हैं। ठीक है? जैसे कि चावल दाल खाते हैं, गेहूँ से रोटी बनता है, आटा बनता है, आटा से रोटी बनता है, गेहूँ से बहुत सारी चीज़ें बनती है। समझे ना? तो देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी एनएफएसएम जो है, में उपरोक्त में से कौन से अवयव सम्मिलित हैं? जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कौन से अवयव सम्मिलित हैं भाई? चावल, गेहूँ, दाल में से? तो देखिए 1 और 2 यानी कहा गया है चावल और गेहूँ, 1 और 3 यानी चावल और दाल। और यहाँ पे सी नंबर है कि 2 और 3 यानी गेहूँ और दालें और 3 नंबर है कि तीनों, ये तीनों सम्मिलित है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कौन-कौन से जो अवयव हैं शामिल हैं। तो ये तीनों हो जाएगा आपका, यानी चावल भी हो जाएगा, यानी दाल भी हो जाएगा और आपका गेहूँ भी हो जाएगा। ठीक है? आइए थोड़ी-सी हम लोग जानते हैं बातें किसके बारे में? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिसको क्या कहते हैं? एनएफएसएम। ठीक है? एनएफएसएम कहते हैं, समझे? इसके बारे में देखिए इसकी जो शुरुआत की गई थी ना, कब की गई थी? इसकी शुरुआत जो की गई थी 2007 में की गई थी। ठीक है, 2007 में। अब भाई 2007 में की गई थी, किसके सिफ़ारिश पर की गई थी? तो आप लोग एनडीसी का नाम सुने होंगे, एनडीसी। एनडीसी मतलब होता है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, समझे? तो उसकी जो कृषि उप समिति होती है, एनडीसी की वो क्या थी? कृषि उप समिति थी, कृषि उप समिति। ठीक है? तो इन्हीं की सिफ़ारिश के आधार पे ये एनएफएसएम स्टार्ट किया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, वो क्या है कि खाद्य सुरक्षा जो है, उसको सुनिश्चित करना था और दूसरा जो इसका मुख्य उद्देश्य था, वो देश में जो खाद्यान्न उत्पादन होता है, उसको बढ़ावा देना। समझे? तो इतनी सारी बातें थी एनएफएसएम के बारे में। चलिए यहाँ तक क्लियर है आपका? आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अगला जो सवाल है 12 नंबर है कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है भाई? देखिए, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? ऐसे तो ये साइंस का क्लास सवाल है, लेकिन ये अम्ल वर्षा ऐसा टॉपिक है जो आपका ज्योग्राफी में भी देखने को मिल जाते हैं, समझे ना? तो अम्ल वर्षा का रीज़न क्या है? देखते हैं। पहला हो गया आपका वातावरण का ज़्यादा गर्म होना,
दूसरा है औद्योगिक प्रदूषण, तीसरा है कि पृथ्वी के धरातल में अस्थायी परिवर्तन। तो क्या रीज़न है अम्ल वर्षा का? ठीक है, देखते हैं कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। केवल 1 ये नंबर है, केवल 1, केवल 2 सॉरी केवल 3, केवल 1 और 2 और केवल 2। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप लोग बताइए फटाफट। अम्ल वर्षा का क्या कारण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, समझे? यानी औद्योगिक प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है। समझे ना? आइए अम्ल वर्षा के बारे में जानते हैं। देखिए, अम्ल वर्षा के लिए कौन-सी गैसें ज़िम्मेदार होती है? ठीक है, अम्ल वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? एसिड रेन कहते हैं, समझे? क्या कहते हैं? एसिड रेन। इसके लिए जो ज़िम्मेदार गैस है ना, वो SO2 एंड NO2 है, समझे? यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है? NO2। आइए आगे बात करते हैं कि इसका जो कारण है ना, वो क्या है? भाई अम्ल वर्षा के क्या कारण हैं? तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जो जीवाश्म ईंधन है ना, उनके जलने से जो धुआँ निकलती है, जो गैस बनती है, उससे भी अम्ल वर्षा हो सकती है। उसके बाद जो कार चलते हैं, जो ट्रक चलते हैं, जो बस चलते हैं, उससे भी जो धुआँ निकलती है, उससे भी अम्ल वर्षा का एक कारण बनता है वो भी। तीसरा जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, वो भी कहीं न कहीं अम्ल वर्षा का कारण बनता है। और चौथा जो है जंगल की आग, तो जंगल में जब भयानक आग लगती है तो कहीं न कहीं वो भी अम्ल वर्षा का एक कारण बन जाते हैं, समझे? देखिए अब पहचान कैसे करेंगे भाई कि हमारे यहाँ अम्ल वर्षा हो रही है कि सामान्य वर्षा हो रही है? तो देखिए पहचान कैसे करेंगे, ठीक है? सबके पहचान का नियम है ना? तो अम्ल वर्षा की भी पहचान का क्या नियम है? अगर हम देखेंगे कि 5.6 क्या है 5.6 पीएच मान, ठीक है? अगर जो बारिश हो रही है अगर उसका पीएच मान 5.6 से क्या है? कम है, तो समझ जाएँगे कि हमारे यहाँ भी अम्ल वर्षा हो रही है। समझे ना? अम्ल वर्षा से बहुत सारे नुकसान हैं भाई, समझे? बहुत सारे नुकसान हैं इससे, तो बताएँगे हम आगे डिस्कस करेंगे नुकसान के बारे में, ठीक है? आप लोग ना वीडियो को शेयर करते रहिएगा, समझे? ताकि सभी बच्चों तक हमारा ये क्लास पहुँच सके। भाई 13 नंबर सवाल है, क्या है कि पश्चिमी घाटों के मालाबार तट पर स्थित माहे निम्न में से किसका भाग है? देखिए पश्चिमी घाट जो है ना, उसके जो मालाबार तट है ना? उस पर स्थित जो माहे है ना माहे, ये मालाबार तट और ये माहे किसका भाग है? ठीक है? भाई आप लोग तो मालाबार तट से पहले परिचित हैं कि नहीं है थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद माहे आप लोग को लगता होगा क्या ये क्वेश्चन है, कहाँ से आ गया ये माहे? ठीक है, तो देखिए क्या है, माही नहीं है, माही माने होता है महेंद्र सिंह धोनी, ये माहे है, माहे एगो जिला है, हम अब आपको पूरा डिटेल बताएँगे अभी। ठीक है, तो देखिए पश्चिमी घाट के जो मालाबार तट है ना, उसपे स्थित माहे इनमें से किसका भाग है? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, पांडिचेरी, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, सही आंसर फटाफट कमेंट कीजिए, अरे कंजूसी नहीं कीजिए कमेंट करे में, समझे? बहुत कंजूसी करते हो भाई आप लोग कमेंट करने में। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका पांडिचेरी हो जाएगा, यानी पुडुचेरी जिसका अभी वर्तमान में नाम हो गया है। समझे? तो देखिए भाई, एक प्यारा सा छोटा-सा हम भारत का मैप बनाते हैं, ठीक है? बन गया जैसे भी बना, है ना? हमको आधा से ही काम था, हम आधा बना दिए। तो देखिए ये जो ये पूरा ये मतलब ये इधर, ठीक है? इधर आप लोग इंडिया का मैप देखिएगा, दोनों साइड क्या है? ओशियन है कि नहीं है? दोनों साइड समुद्र है, महासागर है। तो ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी। बे ऑफ बंगाल, ठीक है? क्या हो गया आपका ये बंगाल की खाड़ी हो गया। ध्यान से देखिएगा और इधर वाले पार्ट जो है वो आपका क्या हो गया आपका अरब सागर हो गया, समझे? हो गया ना अरब सागर? अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जो पांडिचेरी, जो पुडुचेरी है ना, इसमें टोटल 4 जिले हैं। आइए इसके बारे में पहले बात करते हैं। ये पुडुचेरी में क्या कितना जिला है? 4 जिले हैं, समझे? पहले मैं इसलिए बता दिया 4 जिले हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग पहले मालाबार तट को समझेंगे फिर कोरोमंडल तट को समझेंगे। तो देखिए यहाँ से लेके दक्षिण में जो यहाँ तक आएगा ना, ये हो गया आपका कौन-सा तट? ये हो गया कोरोमंडल तट। इसको कहेंगे कोरोमंडल तट। ठीक है? जो तमिलनाडु से सटा हुआ है, जो केरला से सटा हुआ है, इधर वाला, ये हो गया आपका ये वाला, ये हो गया आपका मालाबार तट। कौन-सा तट हो गया आपका? मालाबार तट हो गया। समझे? तो देखिए पांडुचेरी जो जो पुडुचेरी है ना, तो पुडुचेरी में जो 4 जिले हैं, ये चारों जिले जो है ना एक जगह नहीं है, चारों अलग-अलग राज्यों में स्थित हैं, समझे? 4 अलग-अलग जगह में है। तो देखिए कौन कहाँ पे स्थित है भाई, ठीक है?
तो आप लोग तो समझ गए होंगे कि कोरोमंडल तट किसको किसको कहते हैं और मालाबार तट किसको कहते हैं। आइए बात करते हैं इसके 4 जिलों के बारे में, ठीक है? यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, है ना? यहाँ पे कहाँ पे? तो यहाँ पे रुकिए बता रहे हैं हम आपको, ठीक है? ये जो दिख रहा ना किधर चल गया यार? 1 मिनट हाँ। देखिए अब, ठीक है? उल्टा पेन पकड़ लिए थे, क्या कहें? देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका यनम हो गया, ठीक है? यहाँ पे हो गया आपका केरला के पास, यहाँ हो गया आपका माहे, है ना? और यहाँ पे हो गया आपका पुडुचेरी, ये हो गया आपका पुडुचेरी और यहाँ पे इसके ठीक जस्ट नीचे यहाँ पे हो गया आपका कराईकल। कराईकल, समझे? तो देखिए पुडुचेरी के 4 जिले हैं, कौन-कौन सा है? एगो यानम हो गया, एक पुडुचेरी हो गया, कराईकल हो गया, माहे हो गया। आप लोग इंडिया का मैप उठा के देख लीजिएगा, ठीक है? अब आइए बात करते हैं कि देखिए ये जो माहे दिख रहा है ना आपको ये माहे, ठीक है? हमने क्या बताया ये कौन-सा तट है? ये मालाबार तट है और ये कौन-सा सागर है? अरब सागर है। तो माहे मालाबार तट में स्थित है और अरब सागर में भी स्थित है। अगर बात करते हैं यानी अरब सागर के तट पर स्थित है। अगर बात करते हैं पुडुचेरी की, कराईकल की, यनम की, तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों कोरोमंडल तट पर स्थित है। कौन तट पर स्थित है? कोरोमंडल तट पर। और क्या बोले यानी किस सागर में स्थित है अगर पूछ लिया जाए तो इधर कौन-सा सागर था? बंगाल की खाड़ी थी, समझे? अब बात करते हैं कि ये चारों जो है ना, तो चारों किस-किस राज्यों से घिरे हुए हैं, समझे? तो देखिए ये जो आपका पुडुचेरी और जो कराईकल दिख रहा है ना ये पुडुचेरी और कराईकल जो दिख रहे हैं आपका, ये हो गया आपका किससे सटा हुआ? ये तमिलनाडु से सटा हुआ है, समझे? ये पुडुचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु टीएन लिख देते समझ जाइए। ये तमिलनाडु से घिरा हुआ इलाका है, जबकि ये माहे जो दिख रहा है आपको, ये माहे केरल से सटा हुआ है और जबकि ये जो आपका यनम दिख रहा है ना, तो ये यनम जो है वो आपका आंध्र प्रदेश यानी एपी लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। समझे? तो ये थी पुडुचेरी की पूरी कहानी, है ना? मैंने बहुत विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपको समझ में आई हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है? कि हमारा समझाने का तरीका कैसा लगा? चलिए अब आगे बढ़े, बढ़ते हैं आगे। देखिए, आगे बात करते हैं। अगला है कि ताला जल विद्युत परियोजना किन 2 देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग का उदाहरण है? देखिए, ये जो ताला जल विद्युत परियोजना दिख रहा है ना, वो किन 2 देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग का उदाहरण है? पहला हो गया ऑप्शन है भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत मालदीव, भारत म्यांमार। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी भारत और भूटान, समझे? ये जो भारत और भूटान है ना, ठीक है? इनके बीच द्विपक्षीय सहयोग का उदाहरण है ताला जल विद्युत परियोजना। आइए इस परियोजना के बारे में जानते हैं। देखिए ये किस प्रकार की परियोजना है? तो ये पनबिजली परियोजना है। किस प्रकार की परियोजना है? ये पनबिजली परियोजना है, समझे? उसके बाद ये स्थित कहाँ पे है भाई? तो ये भूटान में ही स्थित है। भूटान में कहाँ पे? तो चुखा जिला, भूटान जब जाइएगा, वहाँ पे आपको एक जिला मिलेगा चुखा जिला और चुखा जिला में भी एक नदी है, नदी का नाम है वांगचू नदी। क्या नाम है? वांगचू नदी, वहीं पे स्थित है ये। ठीक है? ताला जल विद्युत परियोजना। इसकी जो क्षमता है ना, वो 1020 मेगावाट की इसकी क्षमता है, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे और भी देखिए भारत और नेपाल के बीच जो द्विपक्ष मतलब सहयोग के साथ जो संचालित है जो परियोजना, उसका नाम हो गया आपका पंचेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना। क्या नाम हो गया? पंचेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना और जबकि भारत और म्यांमार के बीच जो परियोजना संचालित है, उसका नाम हो गया कलादान। क्या नाम हो गया? कलादान बहुविध परियोजना, समझे? चलिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, हर चीज़ लिखना थोड़ा-सा है ना? जगह की भी कमी है यहाँ पे। आइए अगला 15 नंबर। देखिए 15 नंबर क्या है कि सदाबहार जो बरसाती वन है, वो मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? देखिए वन कैसा है? सदाबहार बरसाती वन है। कहा गया है कि कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं सदाबहार बरसाती वन। ठीक है? तो क्या है ऑप्शन में 50 सेंटीमीटर से कम जहाँ वर्षा होती है वहाँ पे पाए जाते हैं या फिर 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच जहाँ वर्षा होती है वहाँ पाए जाते हैं या फिर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्र में या फिर 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ वर्षा होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए। इसका जो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना क्या होगा? ए, बी, सी, डी। अरे बताइए फटाफट क्या हो जाएगा?
देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है ना, उस इलाके में पाए जाते हैं सदाबहार बरसाती वन। तो भाई ऐसे जो इलाके हैं वो जहाँ सॉरी झारखंड बोलते हैं, भारत में कहाँ-कहाँ पे पाए जाते हैं? तो देखिए भारत में कहाँ-कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इसका सिंपल सी है, आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइएगा, मैं ARP लिख देता हूँ अरुणाचल प्रदेश। आप मेघालय चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, समझे? आप असम चले जाइए, ठीक है? आप नागालैंड चले जाइए, ठीक है? आप पश्चिमी घाट चले जाइए, पश्चिमी घाट, समझे? इन सभी इलाकों में आपको सदाबहार वर्षावन देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? अगर वहीं बात करते हैं ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना 100 से 200 सेंटीमीटर वाले एरिया में, तो 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पे वर्षा होती है ना, वहाँ पे पाए जाते हैं किस प्रकार के वर्ण? वहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन पाए जाते हैं, समझे? किधर चल गया? हाँ, देखिए पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और पर्णपाती वन भारत में कहाँ-कहाँ पे पाए जाते हैं? तो देखिए मैं नाम बता दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग। पहला हो गया निचला हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपका वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया और आपका पड़ोसी मतलब क्या बोले कि सबसे जहाँ पे भारत का एक ऐसा राज्य, ठीक है, जो बहुत सारी चीज़ों में अंतिम पायदान पर रहते हैं, आपका बिहार हो गया, ठीक है? हालाँकि देखिए, बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है, बिहार में जो गरीबी है, बिहार में जो बीमारी है, ठीक है? स्वास्थ्य व्यवस्था है, बहुत ही मतलब निचले पायदान पे इसलिए रहती है ना क्योंकि वहाँ पे ज जब से झारखंड अलग हुआ है ना, तो बहुत सारे खनिज संपदा यानी जो बिहार का जो राजस्व का सोर्स था, वो झारखंड में आ गया, ठीक है? तो गरीबी का वो भी एक मुख्य कारण है। दूसरा है कि देखिए, कहीं पे भी ना सत्ता परिवर्तन होते रहना चाहिए। भाई बिहार में तो सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन जो मुख्य मंत्री जो है ना, वो एक ही बार मतलब एक ही व्यक्ति रहते हैं, समझे? अगर मान लें कि कभी आरजेडी सत्ता में आई, तो भी सीएम रहेंगे नीतीश कुमार। अगर कभी बीजेपी की सरकार बनती है, नहीं वहाँ अलायंस की सरकार बनती है, समझे? नीतीश कुमार अपने जगह पे फिक्स है, इधर-उधर तो बाकी पार्टियाँ करती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन होते रहना चाहिए ताकि उन लोगों को लगे, ठीक है, कि अगर हम काम नहीं करेंगे, है ना? तो कहीं न कहीं वो लोग जब जब तक मन में हारने का डर पैदा नहीं होगा ना, तब तक विकास नहीं होगा, ठीक है? आप लोग देखिएगा दिल्ली में जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी अति आत्मविश्वास से लबरेज थे, है ना? तो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस ठीक होता है लेकिन अति जहाँ वर्ड लग गया, वो एकदम गलत चीज़ होता है ना? अरविंद केजरीवाल कितनी बुरी तरीके से हारे, खुद भी हार गए, पार्टी भी उनकी हार गई, समझे ना? इसलिए घमंड सही चीज़ नहीं है। हालाँकि सत्ता परिवर्तन होना बहुत ही ज़रूरी था, दिल्ली में भी, क्योंकि ये काम तो करते नहीं थे, खाली भाषणबाज़ी करते थे, है ना? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। हुँ। देखिए 16 नंबर, भारत की जो शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? देखिए भारत की जो शासन व्यवस्था है ना, उसमें पहली बार जो प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व जो होते हैं उसको जो प्रतिनिधि मतलब क्या होता है कि किसी को मनोनीत करना, समझे ना विधान परिषद में इधर-उधर, ठीक है? तो उसको समाविष्ट करने का जो प्रयास किस माध्यम से किया गया, ठीक है? तो देखिए भारत में बहुत सारे भारत परिषद अधिनियम लाया गया था ब्रिटिश शासन के द्वारा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा पहला 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत परिषद सरकार अधिनियम। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, समझे ना? तो देखिए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम कई मायनों में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए इसके बारे में कुछ बातें हम लोग जानते हैं यहाँ पे, ठीक है? देखिए सबको जाननी बहुत ज़रूरी है। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, ठीक है? इसके बारे में देखिए कुछ बातें। ये जो लागू की गई थी ना वो 1 अगस्त 1861 को लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 1 अगस्त था 1861 को, ठीक है? और इसको पेश किसने किया था? तो उस टाइम लॉर्ड कैनिंग थे, भारत के वायसराय। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है? इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि देखिए इसमें पहली बार ना वायसराय जो थे ना, उसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। देखिए एक-एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, मैं जितने बता रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। इसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, ठीक है? दूसरा, पहला हो गया अध्यादेश का आपका, दूसरा जो विधान परिषद होता है ना, ठीक है? विधान परिषद,
है ना? तो कुछ प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना का भी प्रावधान किया गया, है ना? कुछ प्रांत में, बहुत सारे प्रांत होते थे, तो उसमें कुछ प्रांतों में, है ना? तो देखिए किस-किस प्रांत में किया गया, बाद में चल के जो है ना, बहुत सारे प्रांतों में विधान परिषद का गठन भी हुआ। किस-किस प्रांत में हुआ? देखिए बंगाल में होता है, ठीक है? बंगाल में 1862 में विधान परिषद का गठन किया गया और उसके बाद आपका उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत जो थे, ठीक है? सीमा प्रांत, वहाँ पे भी विधान परिषद का गठन किया गया 1866 ईस्वी में। उसके बाद पंजाब में भी विधान परिषद का गठन किया गया 1897 ईस्वी में, समझे? बहुत इम्पोर्टेंट है ये तीनों फैक्ट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। उसके बाद देखिए, इस अधिनियम ने विकेंद्रीकरण की शुरुआत कर दी भारत में। किसकी शुरुआत कर दी? विकेंद्रीकरण की शुरुआत कर दी, समझे? विकेंद्रीकरण की शुरुआत कर दी। पहले किस प्रकार के जो सिस्टम थे वो केंद्रीकृत सिस्टम चलते थे, जो कि 1773 में ही मतलब इसको प्रारंभ किया गया था केंद्रीकरण को। लेकिन 1861 के जो अधिनियम था उसमें विकेंद्रीकरण की शुरुआत करी गई, समझे ना? चलिए इतनी सारी बातें थी और भी बहुत सारी बातें हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। अभी तो ये कारवां स्टार्ट हुआ है, ठीक है? आप लोग आगे-आगे देखते जाइए कि बढ़ता कहाँ तक है, समझे? चलिए कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया? हाँ, आइए अब 17 नंबर देखते हैं हम लोग, ठीक है? और 4 क्वेश्चन बचे बाकी हैं, आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। देखिए, अगला है अगला क्या है 17 नंबर कि धर्म चक्र परिवर्तन, शुद्ध या नियम चक्र का परिवर्तन, ठीक है? जो बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य आधार है। धर्म चक्र परिवर्तन, शुद्ध या नियम चक्र का परिवर्तन, ये दोनों क्या है? बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है उसका मुख्य आधार है। के अंतर्गत 3 तत्वों का समन्वय है। ठीक है? निम्न में से कौन-सा उसका अंग नहीं है? ठीक है? दोनों जो शिक्षा का आधार है उसके अंदर 3 तत्व का समन्वय है, तो कौन-सा उसका जो अंग हो जाएगा वो नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन-सा अंग नहीं है भाई। ऑप्शन क्या-क्या है? ऑप्शन ए मध्यम वर्ग, 4 आर्य सत्य, बोधिसत्वों में विश्वास और अष्टांगिक मार्ग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बोधिसत्वों में विश्वास, समझे? ठीक है? आइए बात करते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है? बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी बातें हैं करने को, ठीक है? आइए करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए बौद्ध धर्म जो है ना, बौद्ध धर्म जो है, ठीक है? इसमें त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बहुत सारे एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए हैं। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, कौन-कौन से हैं? बुद्ध हो गया आपका, धम्म हो गया आपका और एक क्या हो गया आपका? संघ हो गया। समझे? इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि बुद्ध ने क्या किया था? 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया था। किसका प्रतिपादन किया था? 4 आर्य सत्य का, समझे? तो ये जो 4 आर्य सत्य का जो प्रतिपादन किया बुद्ध ने, ये कौन-कौन से थे? पहला हो गया दुःख, ठीक है? दूसरा हो गया दुःख समुदाय, दूसरा क्या हो गया? दुःख समुदाय, तीसरा हो गया दुःख निरोध, क्या हो गया? ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा। तीसरा दुःख निरोध और चौथा हो गया, ठीक है? चौथा हो गया दुःख निरोध। देखिए, ये सब सवाल एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है? और ख़ास करके आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में, गामिनी प्रतिपदा, ठीक है? 4 हो गया। अब देखिए दुःख मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है? दुःख मतलब हो गया आपका ये जो फर्स्ट नंबर दुःख है ना यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट नंबर जो ये दुःख है, दुःख मतलब हो गया कि दुःख का कारण है, समझे? दुःख मतलब क्या हो गया? दुःख का कारण है ना? दुःख समुदाय का मतलब क्या हो गया कि द सॉरी देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो दुःख है ना, कि दुःख का क्या मतलब हो गया कि यानी संसार जो है ना वो दुःखपूर्ण है। संसार कैसी है? दुःखपूर्ण है। दुःख समुदाय मतलब क्या हो गया कि दुःख का कोई न कोई क्या है? कारण है, समझे? इसमें संसार की बात की जा जा रही है कि पूरा संसार मतलब क्या है? दुःखपूर्ण है और यहाँ पे दुःख समुदाय मतलब दुःख का कोई न कोई कारण है और दुःख निरोध का मतलब क्या हो गया आपका कि दुःख से मुक्ति के लिए, है ना? तृष्णा का विनाश होना बहुत ही आवश्यक है। और दुःख से अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो तृष्णा का विनाश होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है और चौथा जो है दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसका क्या मतलब होता है? देखिए,
इसका क्या है कि दुःख से जो मुक्ति है ना, उसका एकमात्र रास्ता अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है? क्या है भाई? अष्टांगिक मार्ग है ना? अष्टांगिक मार्ग है। क्या है दुःख से मुक्ति का रास्ता? अष्टांगिक अष्टांगिक मार्ग है, समझे? अष्टांगिक मार्ग है, जिसके कितने अंग हैं अष्टांगिक मार्ग के? इसके 8 अंग हैं अष्टांगिक मार्ग के। भाई कौन-कौन से अंग हैं अष्टांगिक मार्ग के? आइए देखते हैं हम लोग 8 अंग। क्योंकि अष्टांगिक मार्ग जो है, सॉरी, अष्टांगिक मार्ग जो है ना, यहाँ से एग्जाम में सवाल रहते हैं। तो ये जो 8 को जो अष्टांगिक मार्ग है ना, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से देखते हैं, ठीक है? पहला क्या हो गया आपका? पहला हो गया सम्यक दृष्टि। देखिए, ठीक है? जो अष्टांगिक मार्ग के जो 8 वो अंग हैं, पहला क्या हो गया आपका? सम्यक दृष्टि हो गया, ठीक है? देखिए सम्यक सब में रहेगा, समझे ना? इसलिए मैं सम्यक में इन्वर्टेड कॉमा लगाई। सम्यक सब में रहेगा। सम्यक दृष्टि हो गया आपका, सम्यक संकल्प हो गया आपका, लिखते चलिएगा आप लोग। उसके बाद हो गया सम्यक वाक, ठीक है? उसके बाद हो गया क्या? सम्यक कर्म हो गया। उसके बाद हो गया आपका सम्यक आजीव। उसके बाद क्या हो गया? सम्यक व्यायाम हो गया। व्यायाम, ठीक है? यहाँ तक हो गया। आगे और भी 2 हैं। क्या-क्या हो गया आपका? और जो 2 हैं वो आपका हो गया सम्यक स्मृति, ठीक है? और ये आपका एक हो गया सम्यक समाधि। समझे? सबके अलग-अलग अर्थ भी हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपके अष्टांगी इस तरह सवाल पूछ लिए जाएँगे, इनमें से कौन-सा अष्टांगी मार्ग नहीं है? 4 ऑप्शन देंगे, इसमें 3 रहेंगे अष्टांगिक मार्ग, 1 नहीं रहेंगे। आप जानिएगा तब ना कौन 1 नहीं है, ठीक है? इसलिए आपको 8 को याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एक चीज़ आप देखिए, ये जो अष्टांगिक मार्ग है ना, ये जो अष्टांगिक मार्ग है, इसकी जो ये किसकी विषय वस्तु का अंग है? तो ये जो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र है ना, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है? सूत्र, इसकी विषय वस्तु का ये अंग है। कौन? अष्टांगिक मार्ग। किसकी विषय वस्तु का ये अंग है? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की जो विषय वस्तु है, इसका ये अंग है ये, क्योंकि ये इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं पहले भी, ठीक है? चलिए, इतनी सारी बातें हो गई। देखिए, एक बार पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, ताकि जहनू से भी सवाल पूछे ना छूटना चाहिए, है ना? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। कहाँ चल गए? 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, देखिए, अगला क्या है? अगला क्या है? 80 नंबर है कि वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? देखिए, वित्त आयोग जो है ना, उसकी स्थापना किसके द्वारा होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, सबको ही कमेंट कीजिए। देखिए, जे मैंने जितना डीप आपको बता दिया है ना? हम जितना डीप आपको बता रहे हैं, ठीक है? हमें नहीं लगता कि उतना डीप में कोई भी टीचर जाके आपको बताएँगे, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि हमारे जीसी एक्सपर्ट एकेडमी से जितने बच्चे जुड़े हैं, उन सबका सिलेक्शन होना चाहिए। हमारे लिए एक-एक बच्चे मायने रखते हैं, है ना? चलिए, इसलिए आप लोग सीरियस रहिए, ठीक है? किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, समझे ना? तो देखिए, वित्त आयोग की जो स्थापना है, वो किसके द्वारा होती है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? राष्ट्रपति के द्वारा होती है, समझे? देखिए, आइए हम लोग थोड़ा वित्त आयोग के बारे में बात करते हैं यहाँ, यहीं पे बात करते हैं। ये जो वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग को फाइनेंस कमीशन बोलते हैं, एफसी बोलते हैं, समझे? देखिए, वित्त आयोग का जो संविधान में प्रावधान किया गया है, वो आर्टिकल 280 में प्रावधान किया गया है, वित्त आयोग का। पूछा हुआ सवाल है ये, समझे? और वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो ये जो होता है, ये एक संवैधानिक निकाय है। किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक निकाय हो जाएगा आपका, समझे ना? देखिए, इसका जो गठन होता है राष्ट्रपति करते हैं, और हर एक 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, और वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति क्या करेंगे कि इसका जो रिपोर्ट होता है, वो संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करते हैं, समझे? देखिए, इसकी जो संरचना होती है वित्त आयोग की, वो कैसी होती है भाई? जब पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़िए। देखिए, वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष होते हैं, और जबकि 4 गो अन्य सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं, समझे? वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा कि वित्त आयोग के जो वर्तमान में अभी, ठीक है? देखिए, अभी चल रहा है 15वां वित्त आयोग, जबकि 16वां वित्त आयोग की घोषणा हो चुकी है, समझे? तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, वो कौन है? नंद किशोर सिंह। क्या नाम है? नंद किशोर सिंह जी नाम है। और 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, किसको बनाया गया? आप लोग नाम सुने होंगे अरविंद पनगड़िया का, ठीक है? अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, ठीक है? इतनी सारी बातें थी वित्त आयोग के बारे में।
आप लोगों ने देखा, ठीक है? चलिए अब आगे बात करें हम लोग। अगला है 19 नंबर कि हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ठीक है? देखिए बहुत मेहनत से हम आपको पढ़ाते हैं, बहुत म मेहनत से नोट्स बनाते हैं, ठीक है? बहुत पढ़ना पड़ता है आपको पढ़ाने के लिए। तो एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है ना? तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उससे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट, सभी प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। और वीडियो को जिस माध्यम से हो सके उस माध्यम में आप लोग शेयर कीजिए, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, कोई ग्रुप हो गया, हर जगह शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ पाएँ, है ना? चलिए। देखिए, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो यहाँ पे ऑप्शन है कुम्हार का चाक, आग, लोहा, गेहूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देखिए, हड़प्पा के लोगों को ना कुम्हार का चाक मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे, तो चाक से नहीं बनाया जाता है। आग की भी जानकारी थी क्योंकि खाना-पीना बनाया जाता था। गेहूँ की भी जानकारी थी इसको, लेकिन लोहा की जानकारी नहीं थी। क्यों लोहा की जानकारी नहीं थी? क्योंकि लोहा जो है ना, इसका प्रयोग जो भारत में हुआ है लोहा का, वो 1000 ईसा पूर्व में हुआ है, समझे? और हड़प्पा सभ्यता का जो काल ही रहा है, वो लगभग-लगभग 1750 ईस्वी तक रहा है, ठीक है? सॉरी ईसा पूर्व तक रहा है। 1000 ईसा पूर्व हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व, समझे? हड़प्पा का जो टेन्योर रहा है कितना स लास्ट 1750 ईसा पूर्व तक रहा है, उसके बाद वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो जाती है, समझे? तो यही यही चीज़ें होती है, इसलिए हड़प्पा कालीन लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। भाई किसकी-किसकी जानकारी थी? किससे-किससे हड़प्पा कालीन लोग परिचित थे? आइए जानते हैं। देखिए क्या-क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पे तो आप लोगों ने देखा कुम्हार का चाक देखा, आग देखा, गेहूँ देखा, इसके अलावा तांबा से भी लोग परिचित थे हड़प्पावासी, कांसा से भी परिचित थे, चांदी से भी परिचित थे, ठीक है? इसके अलावा सोना से भी परिचित थे, हाथी के जो दाँत है ना, उससे भी हड़प्पावासी प्रचलित थे, समझे ना? और भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जब हड़प्पा सभ्यता से सवाल आएँगे, तो मैं आपको ज़रूर वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। उन सवालों को, ठीक है? चलिए, आइए आज की जो आखिरी सवाल है, वो क्या है कि निम्न में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है? भाई इनमें से 4 गो है, कौन-सा है वो गलत है? वही आपको चूज़ करना है। पहला है कि हिमालय के पश्चिम भाग की ऊँचाई उसके पूर्वी भाग की ऊँचाई की तुलना में अधिक है। देखिए हिमालय बहुत क्या बोले कि हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, उसमें बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है? माउंट एवरेस्ट हो गया आपका, कंचनजंगा हो गया, केटू काराकोरम, गॉडविन आस्टीन, सारे हिमालय का ही भाग है, समझे ना? तो हिमालय के पश्चिमी भाग की ऊँचाई जो है ना, वो उसके पूर्वी भाग की ऊँचाई की तुलना में ज़्यादा है, ठीक है? दूसरा हिमालय तरुण पर्वत है, तीसरा शिवालिक पर्वत श्रृंखला और संपिंडित नदियों के निक्षेप से बनी है और चौथा है कि हिमालय कश्मीर पर्वत में अधिक चौड़े हैं और पूर्व में ये संकीर्ण हो जाते हैं। ठीक है? तो देखिएगा यहाँ पे डी नंबर पहले देखते हैं हम कि हिमालय कश्मीर पर्वत में अधिक चौड़े हैं। देखिए, बात सही है कि हिमालय कश्मीर पर्वत अगर आपके पास इंडिया का फिजिकल मैप है, तो वहाँ पे आप हिमालय देखिएगा और नॉर्थ में देखिए क कश्मीर, वहीं पे आपको मिलेगा जास्कर श्रृंखला, ठीक है? उसके बाद 3-4 जो श्रृंखला है ना, वो वहीं पे कश्मीर में ही मिल जाएगा, ठीक है? तो कश्मीर जो है ना हिमालय कश्मीर में अधिक चौड़ा है, जबकि पूर्व में उधर जो आपका क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश जाते-जाते ये चीज़ें सक्रिय हो जाती है, समझे ना? चलिए ये सही हो जाएगा आपका, है ना? ये गलत नहीं है, ये सही है। सी नंबर देखते हैं कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला असंपिंडित नदियों के निक्षेप से बनी है। बात सही है। जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है ना, ठीक है? हिमालय के जो भाग हैं, है ना? मैं आपको बताऊँगा, जब हिमालय के बारे में जब अगला क्वेश्चन आएगा वहाँ पे पूरी डिटेल से, ठीक है? क्योंकि हिमालय बहुत बड़ा टॉपिक है और देखते हैं अगर आवश्यकता पड़ी तो हिमालय का एक क्लास ही ले लिया जाएगा, 15-20 मिनट का क्लास होगा, ठीक है? देखिए शिवालिक पर्वत श्रृंखला में जो है ना असंपिंडित नदियों के निक्षेप से ये बनी हुई है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला, है ना? अगला है कि हिमालय तरुण वलित पर्वत है, एकदम तरुण वलित पर्वत है हिमालय, ये भी सही है। अच्छा, ये यहाँ पे ये नंबर है कि हिमालय के पश्चिम भाग की ऊँचाई जो है, उसके पूर्वी भाग की ऊँचाई की तुलना में अधिक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हिमालय के पश्चिम भाग की जो ऊँचाई है ना, उसके पूर्वी भाग की ऊँचाई की तुलना में क्या है? कम है, समझे ना? भले चौड़ा ज़्यादा है लेकिन कम है ऊँचाई में। तो इसलिए ये नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है? और ये नंबर गलत है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 20 प्रश्नों को देखा। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।